साल 1983 में केविन एक वर्चुअल यूनिवर्स तैयार करता है जिसका नाम होता है ट्रॉन सिस्टम। इस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होता है द ग्रिड, एक ऐसा डिजिटल संसार जहां असली दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से प्रयोग और विकास किए जा सकते हैं। केविन इस टेक्नोलॉजी को इतनी ऊंचाई तक ले जाता है कि वो अपने शरीर को डिजिटल डेटा में बदलकर खुद ग्रिड की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। 1989 में अपनी पत्नी की मौत के बाद केविन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। वो अपनी सारी दौलत अपने बेटे सैम के नाम छोड़ देता है, लेकिन खुद किसी को दिखाई नहीं देता। कई सालों तक लोग उसे मरा हुआ मान लेते हैं, जबकि सच इससे कहीं ज्यादा जटिल होता है। 2010 में सैम को आखिरकार ग्रिड के अंदर अपने पिता केविन मिल जाते हैं, लेकिन ये मुलाकात ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अपने बेटे को बचाने के लिए केविन खुद को कुर्बान कर देता है और ग्रिड में हमेशा के लिए खो जाता है। अब कहानी पहुंचती है साल 2025 में, जहां केविन की बनाई हुई कंपनी एनकॉम और डिलिंजर सिस्टम्स के बीच ग्रिड पर कब्जे को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। सैम निजी कारणों से कंपनी छोड़ चुका होता है, इसलिए अब एनकॉम की कमान दो बहनें ईव और टेस संभाल रही होती हैं। दूसरी ओर डिलिंजर सिस्टम्स का सीईओ है जूलियन, जो अपने परिवार की खोई हुई विरासत को फिर से जिंदा करना चाहता है। उसके लिए ग्रिड सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि सत्ता और भविष्य की कुंजी है। ग्रिड की डिजिटल दुनिया के भीतर एक खतरनाक प्रोग्राम है एरियस। हर दिन उसे बेरहम ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। वो एक साथ कई प्रोग्राम्स से लड़ता है और बिना किसी मुश्किल के सबको हरा देता है। उसकी ताकत, रफ्तार और सटीकता उसे बाकी सभी से अलग बना देती है। एक दिन एरिस जागता है और महसूस करता है कि उसके डिस्क में कुछ बदल गया है, उसे अपग्रेड कर दिया गया है। तभी उसके सामने एक विशाल डिजिटल चेहरा उभरता है। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि जूलियन का होता है। जूलियन उसे बताता है कि एरिस को उसी ने बनाया है और वो डिलिंजर सिस्टम्स का सबसे ताकतवर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। प्यार भरे लहजे में वो उसे मास्टर कंट्रोल कहकर बुलाता है। उसी रात जूलियन निवेशकों के सामने एक खास प्रेजेंटेशन देता है। सभी लोग सेफ्टी ग्लासेस पहनते हैं और एक विशाल लेजर मशीन को एक्टिवेट किया जाता है। देखते ही देखते हवा के बीच से एक असली टैंक बनकर सामने आता है, पूरी तरह हथियारों से लैस। जूलियन गर्व से बताता है कि यह टैंक पूरी तरह ग्रिड के अंदर डिजाइन किया गया था और अब उसे असली दुनिया में उतार दिया गया है। वो दावा करता है कि यह तकनीक कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी फौज तैयार कर सकती है। जब वो टैंक का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर खड़ा होता है एरिस। जूलियन मुस्कुराते हुए कहता है कि एरिस सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर फास्ट है और सुपर इंटेलिजेंट भी। उसे न खाने की जरूरत है न पानी की, और वो खून तक नहीं बहाता। अगर वो कभी नष्ट भी हो जाए तो एक नया एरिस तैयार किया जा सकता है। ये सुनकर निवेशक जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। उसी पल बाहर बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। एरिस आसमान की तरफ देखता है और शांत स्वर में कहता है कि बारिश आने वाली है। सभी लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन जूलियन के चेहरे पर उस वक्त भी गर्व और जीत की चमक साफ दिखाई देती है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। एरिस बाहर निकलता है और पहली बार एक जुगनू को देखता है। वो असली बारिश की ठंडक और हवा का स्पर्श महसूस करता है, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। लेकिन कुछ ही सेकंड में एरिस और टैंक दोनों अचानक गायब हो जाते हैं, क्योंकि डिजिटल प्रोग्राम्स असली दुनिया में सिर्फ 29 मिनट तक ही टिक सकते हैं। जूलियन की माँ एलिजाबेथ उसे सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि निवेशकों को धोखा देना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन जूलियन अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि अगर वो परमानेंस कोड ढूंढ ले तो उसके प्रोग्राम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। एलिजाबेथ उसे याद दिलाती है कि अगर 6 महीने के अंदर कोई ठोस नतीजा नहीं मिला तो बोर्ड उसे कंपनी से हटा देगा। उधर अलास्का में ईव एक पुरानी प्राइवेट लैब पहुंचती है जिसे कभी केविन ने बनाया था और बाद में उसकी बहन टेस ने इस्तेमाल किया था। टेस अब कैंसर से मर चुकी होती है। लैब के कंप्यूटर पर ईव को टेस का एक भावुक संदेश मिलता है, जिसमें वो ईव को आगे बढ़ने और हार न मानने की हिम्मत देती है। ईव अपने दोस्त सेथ के साथ टेस की अधूरी रिसर्च को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। 4 दिन तक बर्फीले तूफान में फंसे रहने के बाद उन्हें एक पुरानी डिस्केट मिलती है। उसी डिस्केट में परमानेंस कोड छिपा होता है, जो दिखने में दोहरी हेलिक्स जैसा होता है। ईव
और सेथ ग्रिड के अंदर एक संतरे का पेड़ डिजाइन करते हैं और उसे लेजर्स की मदद से असली दुनिया में ले आते हैं। वो घड़ी पर नजर रखते हैं। 29 मिनट बीत जाते हैं लेकिन पेड़ गायब नहीं होता। दोनों खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया होता है जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। ग्रिड की दुनिया में एरिस बेचैन हो उठता है। उसे जूलियन के शब्द याद आते हैं कि वो सिर्फ एक खिलौना है जिसे जरूरत पड़ने पर मिटा दिया जाएगा। वो सोचने लगता है कि बारिश उसे इतनी अलग क्यों लगी और उसने पहली बार कुछ महसूस क्यों किया। एथीना हैरानी से कहती है कि प्रोग्राम्स महसूस नहीं करते, लेकिन एरिस के मन में सवाल गहराता चला जाता है। उधर ENCOM में उनकी नई गेम के लॉन्च को लेकर एक बड़ा इवेंट चल रहा होता है। चीफ ऑफिसर AJ घबराया हुआ है क्योंकि ईव कई दिनों से किसी से संपर्क में नहीं है। इसी दौरान जूलियन अपनी मां की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ENCOM को हैक करने की योजना बनाता है। वो एरिस और एथीना को ग्रिड के अंदर भेजता है ताकि ईव की फाइल चुराई जा सके। एरिस और उसकी टीम सर्वर में घुसते ही जबरदस्त लड़ाई छेड़ देते हैं। एनकॉम के गार्ड्स की भीड़ उनके सामने टिक नहीं पाती। जूलियन की टीम इतनी ताकतवर होती है कि वो उड़ने वाले हैंग ग्लाइडर्स बुलाकर भागने लगती है, लेकिन एरिस नोटिस करता है कि उसका एक साथी पीछे रह गया है। एथीना उसे छोड़ देने को कहती है, मगर एरिस लौट आता है और दुश्मनों से लड़कर अपने साथी को बचा लाता है। जूलियन को एरिस की यह दया बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सर्वर पर बम गिरा देता है जिससे एक जोरदार विस्फोट होता है। एनकॉम का ग्रिड पूरी तरह बंद हो जाता है और AJ का पूरा इवेंट तबाह हो जाता है। कुछ समय बाद एरिस होश में आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका साथी डिलीट किया जा चुका है। वो जूलियन से सवाल करता है, क्यों? जूलियन ठंडे और बेरहम लहजे में जवाब देता है कि जो फेल हो जाते हैं उन्हें मिटा दिया जाता है। ये सुनकर एरिस अंदर तक हिल जाता है। जूलियन अब उसे एक नया मिशन सौंपता है, ईव को ढूंढने का। उसी वक्त ईव और सेथ अलास्का से रवाना होते हैं। अपने साथ वो असली संतरे लेकर जो ग्रिड से बाहर लाए गए होते हैं। जैसे ही उनका प्लेन उड़ान भरता है, फोन में नेटवर्क आ जाता है और AJ का कॉल आता है। वो घबराकर चिल्लाता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। ईव मुस्कुराते हुए शांत स्वर में जवाब देती है कि चिंता मत करो, उसने कोड ढूंढ लिया है। उधर एरिस ईव की सारी फाइलें खोलकर देखता है। उसकी जिंदगी, उसकी छुट्टियां, उसकी बहन की बीमारी और उसका दर्द, वो सब कुछ महसूस करने लगता है जैसे उसके अंदर इंसानी एहसास जाग रहे हों। पहली बार उसे लगता है कि वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। आखिरकार उसे ईव का लोकेशन मिल जाता है, अलास्का का वही पेड़। जूलियन बिना देर किए एरिस, एथीना और 2 हाईटेक बाइक्स को असली दुनिया में ट्रांसफर कर देता है। उनके पास सिर्फ 29 मिनट होते हैं। उसी वक्त शहर में ईव अपने प्राइवेट एयरपोर्ट से बाइक लेकर निकलती है। सड़क पर लगे सिक्योरिटी कैमरे उसे पकड़ लेते हैं और एरिस व एथीना तेजी से उसका पीछा शुरू कर देते हैं। ईव को आभास हो जाता है कि कोई उसके पीछे है, तो वो बाइक की स्पीड और बढ़ा देती है। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां भी पीछा करने लगती हैं। जब पुलिस की एक कार उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, तो एरिस और एथीना अपनी बाइक से लेजर बीम चालू कर देते हैं जो उस कार को बीच से काट देती है। ईव और तेज भागती है, लेकिन एथीना बहुत पास आ जाती है। बचने के लिए ईव अचानक मुड़कर हाईवे से नीचे उतर जाती है। उसकी इस हरकत से एक बस अचानक रुक जाती है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे एरिस पीछे छूट जाता है। एथीना पीछा करते करते ईव को एक पार्किंग गैराज तक ले आती है। ईव कुछ कारों के पीछे छिप जाती है और जैसे ही देखती है कि एथीना ऊपर की रैंप से आ रही है, वो अपनी बाइक उसकी तरफ फेंक देती है ताकि उसे गिरा सके। इसी दौरान एरिस को अलर्ट मिलता है और वो तेजी से उस जगह की ओर बढ़ता है। एथीना संभल जाती है और पैदल ऊपर चढ़ने लगती है। मौका देखकर ईव एथीना की बाइक चुरा लेती है और वहां से भाग निकलती है। सड़क पर लौटते ही एरिस फिर ईव के करीब पहुंच जाता है और पीछा दोबारा शुरू हो जाता है। एरिस उसे रोकने के लिए लेजर बीम चलाता है, लेकिन ईव बड़ी मुश्किल से उसे डॉज कर लेती है। इस दौरान कई दूसरी कारें आपस में टकरा जाती हैं। एरिस बेहद तेज ड्राइव करता है, लेकिन एक कार के अंदर बैठे बच्चे को देखकर उसे अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है। इसी वजह से ईव आगे निकल जाती है। जूलियन अपने कंप्यूटर पर पूरा पीछा देख रहा होता है और अपने सैनिकों की नाकामी से गुस्से में भर जाता है। वो और सैनिकों को भी भेज देता है। इसी बीच ईव गलती से बाइक का एक बटन दबा देती है और लेजर बीम चालू हो जाता है। एरिस उसे आसानी से बचा लेता है और बाइक को ईव के बराबर में ले आता है। दोनों ट्रैफिक से बचते हुए एक दूसरे से टकराते हैं और आखिरकार एक गेट और कचरे के ढेर से टकराकर गिर जाते हैं। ईव एक ट्रैश कंटेनर में गिरती है,
लेकिन तुरंत बाहर निकलकर भागने लगती है। एरिस भी उसका पीछा करता है। दौड़ते दौड़ते दोनों डॉक तक पहुंच जाते हैं, जहां ईव खुद को पूरी तरह घिरा हुआ पाती है। वो तुरंत उस ड्राइव को तोड़ देती है जिसमें परमानेंस कोड होता है और उसे पानी में फेंक देती है। एरिस उसके पास पहुंचता है, लेकिन तभी उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। उसका समय खत्म हो रहा होता है। ईव को अब समझ में आ जाता है कि एरिस असल में एक प्रोग्राम है। एरिस उसकी तरफ देखता है और एक गहरा भावनात्मक पल महसूस करता है। अगले ही पल वो और अथीना डिजिटल दुनिया में वापस खींच लिए जाते हैं। उसी समय एक हेलीकॉप्टर आता है और जूलियन का आदमी एक खास लेजर से ईव को डिजिटलाइज कर देता है, यानी उसे भी ग्रिड में भेज दिया जाता है। इस पूरे पीछाकांड से हुए नुकसान की खबरें हर न्यूज चैनल पर चलने लगती हैं। एलिजाबेथ जूलियन को लापरवाही के लिए डांटती है, लेकिन जूलियन कहता है कि जब वो कोड सबके सामने लाएगा दुनिया उसे माफ कर देगी। एलिजाबेथ को अब पूरा यकीन हो जाता है कि जूलियन के हाथ से हालात निकल चुके हैं। ग्रिड के अंदर एरिस और अथीना ईव की डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया पूरी करते हैं और उसे एक आइडेंटिटी डिस्क देकर एक्टिवेट करते हैं। वो बताते हैं कि परमानेंस कोड अब ईव के अंदर है, क्योंकि उसे एक बार देख लेना ही काफी था। लेकिन जब कोड निकालने की कोशिश की जाती है तो सिस्टम चेतावनी देता है कि ऐसा करने पर ईव मर जाएगी। अथीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एरिस उसे रोक देता है और जूलियन को संदेश भेजकर अपनी चिंता जताता है। जूलियन ठंडे लहजे में एरिस को याद दिलाता है कि उसका काम आदेश मानना है, सवाल पूछना नहीं। फिर भी जब एरिस वापस कमरे में आता है तो वो झूठ बोलता है कि जूलियन से संपर्क नहीं हो पाया, इसीलिए वो आदेश आने तक एक्सट्रैक्शन रोक देता है और बाकी प्रोग्राम्स को बाहर भेज देता है। लेकिन अथीना चुपचाप जूलियन से संपर्क कर लेती है और बता देती है कि एरिस ठीक से काम नहीं कर रहा। जूलियन तुरंत आदेश देता है, कोड निकालो और ईव ऑफ एरिस दोनों को खत्म कर दो। इसी बीच एरिस ईव से पूछता है कि वो किस पर भरोसा करे। ईव साफ कहती है कि जूलियन पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो हर किसी को इस्तेमाल करके फेंक देता है। तभी अथीना 2 सिपाहियों के साथ लौटती है और हमला करने की तैयारी करती है। एरिस अपना डिस्क जमीन पर फेंक देता है, जिससे एक बड़ा छेद खुल जाता है और वो दोनों उस छेद में गिरकर ग्रिड के बाहरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। वो अंधेरे तरल में गिरते हैं, लेकिन एरिस ईव को थाम लेता है, एक बाइक बुलाता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। एथीना समझ जाती है कि वो ट्रांसफर पोर्टल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो ड्रोन उनके पीछे भेज देती है। चमकदार ग्रिड को देखकर ईव हैरान रह जाती है। एरिस उसे बताता है कि पोर्टल उसे असली दुनिया में भेज सकता है, लेकिन तभी जब ईव उसके साथ कोड साझा करे, ईव मना कर देती है। मगर जैसे ही ड्रोन पास आने लगते हैं, एरिस शील्ड एक्टिवेट करता है और बाइक को हवा में उड़ा देता है। धमाकों और मलबे के बीच ईव मजबूर होकर उसकी डील मान लेती है। एरिस अपने डिस्क से टनल को नुकसान पहुंचाता है, मलबा ड्रोन पर गिरता है और दोनों पोर्टल में कूद जाते हैं। वास्तविक दुनिया में डिलिंजर ऑफिस के लेजर डिवाइस ईव और एरिस को वापस ले आते हैं। जूलियन गार्ड्स भेजता है, लेकिन एरिस पल भर में सबको गिरा देता है और ईव को लेकर एक वैन चुराकर भाग निकलता है। गुस्से में जूलियन अथीना को भी असली दुनिया में भेज देता है और उसे नई मास्टर कंट्रोल घोषित कर देता है। एलिजाबेथ उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। रास्ते में ईव बताती है कि उसने कोड केविन की फाइल्स में देखा था, यानी उसकी एक कॉपी एनकॉम ऑफिस में जरूर होगी। एरिस कहता है कि पुराने वैन में वहां पहुंचना मुश्किल है, वो भी सिर्फ 29 मिनट में। ईव एक गैस स्टेशन पर रुकती है, क्लर्क को अपनी मैगजीन की फोटो दिखाकर उसका फोन उधार लेती है और सेथ को कॉल करके कहती है कि वो एनकॉम ऑफिस में डिजिटलाइजिंग गन लेकर पहुंचे। इसके बाद ईव और एरिस क्लर्क की तेज कार लेकर निकल जाते हैं। कैमरों में उनकी लोकेशन दिखते ही एथना उनका पीछा शुरू कर देती है। तेज ड्राइव करते हुए एरियस ईव से बातें करता है और बताता है कि उसने उसके सारे फाइल्स पढ़े हैं, यहाँ तक कि उसके परिवार के मैसेज भी। ईव बताती है कि वो अपनी बहन के काम को आगे बढ़ा रही है ताकि उससे जुड़ी रह सके। एनकॉम पहुंचकर एरियस कार को क्रैश करके पार्क करता है। सेथ पहले से वहां मौजूद होता है और तीनों म्यूजियम फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां केविन का पुराना कंप्यूटर रखा होता है। ईव को कोड मिल जाता है और सेथ गन असेंबल करता है, लेकिन तभी अथीना आ पहुंचती है। एरिस समझ जाता है कि वो उसका टाइम खत्म होने का इंतजार कर रही है, इसलिए वो खिड़की से कूदकर उसे रोकने जाता है। ईव गन एक्टिवेट कर देती है और एरिस को केविन के ग्रिड में भेज देती है। अथीना गुस्से में गन तोड़ देती है ताकि एरिस वापस न आ सके। सेथ
उस पर हमला करता है, मगर अथीना उसे हवा में उछालकर आर्केड मशीनों में पटक देती है। ईव भागने की कोशिश करती है, लेकिन अथीना हर मशीन तोड़ते हुए उसका पीछा करती है। आखिर में ईव एक कोने में फंस जाती है। तभी स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं। पानी अथीना के शरीर पर गिरता है और वो उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि उसने ऐसा एहसास कभी नहीं किया था। इसी पल का फायदा उठाकर ईव बच निकलती है। अथीना का समय खत्म हो जाता है और वो वापस डिजिटल दुनिया में लौट जाती है। डिलिंजर ऑफिस में जूलियन हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि अथीना ने अपने आप लेजर सिस्टम चालू कर लिया है और खुद को फिर से वास्तविक दुनिया में ट्रांसफर कर लिया है। जूलियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ वहां पहुंचती है और बताती है कि उसने कंपनी के बोर्ड को मना लिया है और जूलियन को पद से हटा दिया गया है, यानी अब कंपनी का कंट्रोल फिर से उसके हाथ में है। उसका पहला ही फैसला होता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। लेकिन तभी अथीना अचानक अपनी डिस्क से एलिजाबेथ पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार डालती है। जूलियन ये देखकर सदमे में आ जाता है, मगर अथीना बेहद ठंडे लहजे में कहती है कि वो सिर्फ उसी के आदेश मान रही है। आखिर उसी ने तो कहा था कि किसी भी कीमत पर मिशन पूरा होना चाहिए। इसके बाद अथीना 2 सैनिकों और एक विशाल मशीन रिकॉग्नाइजर को लेकर अपने मिशन पर निकल पड़ती है। जूलियन घबराकर कंप्यूटर की तरफ दौड़ता है और सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। एनकॉम ऑफिस में एजे तबाही का नजारा देखकर सन्न रह जाता है। ईव उसे सारी सच्चाई बताती है और डिजिटलाइजिंग गन को ठीक करने की गुजारिश करती है। तभी दूर से अथीना आते हुए दिखाई देती है। ईव समझ जाती है कि जब तक डिलिंजर के सिस्टम चालू रहेंगे अथीना बार बार वापस आती रहेगी। वो एजे से कहती है कि अथीना की गन का इस्तेमाल करके डिलिंजर सिस्टम्स में हैक करे और उनकी ग्रिड को पूरी तरह खत्म कर दे, जबकि वो खुद बाहर जाकर अथीना को रोकने की कोशिश करेगी। बाहर सड़कों पर रिकॉग्नाइजर को देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं। पुलिस और आर्मी हेलीकॉप्टर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अथीना पल भर में उन्हें गिरा देती है। कुछ ही देर में मिलिट्री जेट्स पहुंचते हैं, मगर वो भी सेकंडों में एथना के हमलों का शिकार हो जाते हैं। इसी बीच ईव सड़क पर जान बचाकर भाग रही होती है। तभी एथना उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है और कई मिसाइल्स दाग देती हैं। ईव कुछ मिसाइलों से बच निकलती है, लेकिन बाकी मिसाइलें उसके चारों तरफ एक चमकता हुआ लाइट सर्कल बना देती हैं, जिससे वो पूरी तरह फंस जाती है। तभी एक मिलिट्री जेट रिकॉग्नाइजर के पैरों से टकरा जाता है, जिससे वो विशाल मशीन कंट्रोल खो देती है और गिरते गिरते कई इमारतों से टकराकर तबाह हो जाती है। उसी वक्त केविन की 1980 ग्रिड में एरिस को एक छोटा सा डिजिटल साथी मिलता है, जिसे बिट कहा जाता है। वो उसे एक पुरानी बाइक दिखाता है और एक छुपी हुई जगह ले जाता है, जहां एरिस की मुलाकात केविन के प्रोग्राम अवतार से होती है। एरिस कहता है कि अब वो परमानेंस कोड सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, वो जीना चाहता है ताकि ईव की रक्षा कर सके। उसकी सच्चाई और भावना से केविन प्रभावित हो जाता है और उसे परमानेंस कोड दे देता है, जिसे वो एरिस की डिस्क में डाल देता है। एरिस अपनी डिस्क उठाता है और एक रोशनी की किरण में कदम रखता है, जो उसे केविन की पुरानी बेसमेंट लैब में पहुंचा देती है। शहर में एथेना रिकॉग्नाइजर छोड़कर एक टैंक में ईव का पीछा करती है और आखिरकार उसे पकड़ लेती है। उसका समय लगभग खत्म होने वाला होता है, इसलिए वो बिना रुके हर गाड़ी को रौंदते हुए आगे बढ़ती है। तभी सड़क के बीचों बीच एरियस आकर खड़ा हो जाता है। उसका सूट अब नई रोशनी में चमक रहा होता है, जैसे वो पूरी तरह मुक्त हो चुका हो। एरिस अपनी डिस्क फेंकता है, जो टैंक से टकराकर उसे असंतुलित कर देती है। टैंक बेकाबू होकर कई इमारतों और कारों से टकराता है और जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। एरिस दौड़कर ईव के पास जाता है और राहत की सांस लेता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन अथीना 2 प्रोग्राम सोल्जर्स के साथ फिर लौट आती है और तीनों मिलकर एरिस पर हमला कर देते हैं। लड़ाई बेहद कठिन होती है, मगर एरिस किसी तरह दोनों सैनिकों को गिरा देता है। इस दौरान उसकी डिस्क छूट जाती है और वो कमजोर पड़ने लगता है। अथीना उसे पकड़ लेती है और लगभग मार ही डालती है। तभी ईव डिस्क उठाकर एरिस की ओर फेंक देती है। आखिरी पल में एरिस उसका वार रोक लेता है। इसके बाद अथीना और एरिस के बीच सड़क पर जबरदस्त अंतिम लड़ाई होती है, जिसमें इस बार बढ़त एरिस की रहती है। वो अथीना का हाथ काट देता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी एजे डिलिंजर सिस्टम में हैक करके पूरी ग्रिड को नष्ट कर देता है। शहर के ऊपर मिसाइलें फटने लगती हैं। एरिस अथीना को पकड़े रहता है, जबकि उसका शरीर धीरे धीरे घुलकर डिजिटल डस्ट में बदलने लगता है। लड़ाई के बाद एरिस ईव से कहता है,
अब ग्रिड को तुम्हारी जरूरत है। और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो गायब हो जाता है। बाद में मीडिया पूरे हादसे की रिपोर्ट दिखाता है और डिलिंजर सिस्टम्स को शहर की तबाही का जिम्मेदार ठहराया जाता है। पुलिस डिलाइंजर ऑफिस को चारों ओर से घेर लेती है। गिरफ्तारी से पहले जूलियन लेजर सिस्टम चालू करता है और खुद को ग्रिड में ट्रांसफर कर लेता है। कई हफ्ते बीत जाते हैं। ईव अब परमानेंस कोड का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करने लगती है। सिर्फ एक बटन दबाकर वो दुनिया भर में खाना और दवाइयां पहुंचा रही होती है। एक दिन उसे एरिस का एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अब दुनिया घूम रहा है और सैम और कोरा की तलाश कर रहा है। वो दो प्रोग्राम जो कभी ग्रिड से बाहर निकल पाए थे। आखिरी दृश्य में डिलिंजर ग्रिड के खंडहरों के बीच जूलियन को एक पुरानी डिस्क मिलती है जो उसके दादा की होती है। जैसे ही वो उसे उठाता है उसकी पूरी बॉडी एक काले आर्मर में ढक जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।